नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं चेक बाउंसिंग की। चेक बाउंसिंग के केस में बहुत सारे अभी तक जजमेंट आ चुके हैं जिनको मैं लगातार बोलता आया हूं। और जजमेंटों के मामले जो हम जजमेंट बोलते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का नंबर नीचे दिया होता है उस पर अक्सर लोग कॉल करके पूछने की कोशिश करते हैं, मेरा चेक था, मेरा ये था, मैं उस पे आपका अगर कोई मैटर रहता है तो उसकी कंसल्टेंसी फीस होती है। आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, पूरा मैटर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपकी फाइल है तो फाइल व्हाट्सएप कर दीजिए, फाइल ही व्हाट्सएप कर दीजिए। एक्चुअली फाइल व्हाट्सएप करने के बाद पूरा मैटर लिख दीजिए। हमारी टीम उस पर काम करती है। काम करने के बाद फिर वो हमारे पास मैटर आता है। जब मेरी सहमति होती है तो ही आपसे फीस डिमांड होती है, और फीस डिमांड होने के बाद कंसल्टेशन की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे। इसलिए ज़्यादा उसमें खैर हम लोग आ जाते हैं चेक बाउंसिंग का। और ये जो मैटर है जिस पर हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये 3 धाराओं के आधार पर है। 3 सेक्शंस की यहाँ पर डिस्कशन की, मतलब कोर्ट में डिस्कशन किया गया। एक एक तो हम सेक्शन 138 जानते हैं। 138 का मतलब है चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर होने पर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, सजा, जुर्माना, जेल या दोनों। ये 138 का मामला बनता है। जो साइनिंग अथॉरिटी है, जिसने चेक साइन किया है, उसको अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स वो सिद्ध हो जाता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि वाकई में उसकी देनदारी बनती है, उसने कुछ खरीदा था, उसको कुछ लेना था, यानी कि उसका एक पूरा कानून है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर वो बनता है तो फिर उसको जेल जाना पड़ेगा, या फिर 2 गुना उसको पैसा देना पड़ेगा। और 2 गुने पैसा देने के अलावा जेल जाने से बचाव है, ऐसा नहीं है। हालांकि डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट रूलिंगें सुप्रीम कोर्ट की आती रही हैं, जिनमें ये बताया जाता रहा कि भाई अगर चेक का पैसा हो गया है तो फिर उसको छोड़ देने में कोई भलाई नहीं। यहां तक सुप्रीम कोर्ट की एक पीछे रूलिंग आई थी जिसमें एक बड़ा 5,000 करोड़ रुपए का मामला था। बैंक के साथ फ्रॉड किया गया था और फ्रॉड करने के बाद उसने पैसा डिपॉजिट कर दिया। क्रिमिनल केसेस बहुत सारे लगे हुए थे, पैसा डिपॉजिट कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई मेन उद्देश्य तो पैसा रिकवरी है। पैसा रिकवरी अगर हो गया है तो फिर क्रिमिनल केसेस को हम यहां क्वैश करते हैं। हालांकि दूसरी बेंचों का एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने कहा कि पैसा रिकवरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे अपराध से क्षमा कर दी जाए। ये मिली जुली बातें होती रहती हैं, इन पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी धारा जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की असहमति जिसमें बताई है कंपनी के मामले में, सेक्शन 141 धारा 101 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, जो कहती है कंपनी के मामले में डायरेक्टर या सह जिम्मेदार अगर वे कंपनी के कामकाज के इंचार्ज हैं तो फिर वो जिम्मेदार बनते हैं। तीसरी धारा जिस पर हम डिस्कशन जो आज की जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, सेक्शन 148। सेक्शन 148 ये कहता है अपील, अगर आप अपील में जाते हैं तो दोषी को सेंटेंस सस्पेंड करने के लिए अपील कोर्ट में कम से कम 20% की राशि डिपॉजिट करनी होगी। और जो 20% डिपॉजिट करना होगा, इसका मकसद पीड़ित को जल्दी कुछ रिकवरी दिलाना और फ्रिवोलस अपील रोकना है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सेक्शन 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर हैं, उनमें ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि जिसको सजा हो गई, अब 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि नीचे केस फाइल हुआ, केस फाइल हो गया, केस में कुछ डिसीजन हो गया, हम उसको अपील में लेकर गए, लेकिन हमको सजा नहीं हुई, लेकिन हम जेल नहीं गए। जो साइनिंग अथॉरिटी है, जो ओनर है, उसने चेक साइन किया था, चेक बाउंस हो गया, कोर्ट में होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रूफ हो गया। प्रूफ होने के बाद ये तय हो गया कि भाई ये दोषी है। कोर्ट ने ऑर्डर किया तो हम अपील में गए। अपील में जब गए तो अपील में सेक्शन 148 ये कहता है कि आपको 20% डिपॉजिट करना पड़ेगा। 20% डिपॉजिट करके ही हम आपकी अपील सुनेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोर्ट अपने हिसाब से भी तय कर सकता है, अगर उसकी डिग्री देखी जाएगी कि वो कितना दोषी हो सकता है तो फिर कोर्ट उसमें एग्जम्पशन भी दे सकता है। लेकिन जनरल रूल ये है कि 20% डिपॉजिट करके ही अपील सुनी जाएगी। सपोज आपका 1 करोड़ रुपए का चेक था तो 20 लाख रुपया आपको जमा करना ही पड़ेगा। हालांकि वो 20 लाख रुपया बाद में एग्जम्प्टेबल है। एग्जम्प्टेबल का मतलब है कि जब आपके ऊपर लायबिलिटी बनेगी, डिग्री बनेगी, तो
वो 20% जो आप पहले जमा कर चुके हो वो 20% आपका डिडक्शन मान लिया जाएगा और बाकी पैसा जो आपका है उस पर इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अब इन मामलों में पीछे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की रूलिंग एक और आई थी जिसमें उन्होंने कहा भाई इतना परसेंट डिपॉजिट मिनिमम हो सकता है, पहले रुपए की कीमत थी अब नहीं है, इतना डिपॉजिट करके कर सकते हैं। वो मैंने उसको, आप अगर ये जो है इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो जजमेंट भी आपको मिलेंगे। मैं लगातार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चूंकि ये व्यापारियों का मामला है, देश की प्रोग्रेस का मामला है, देश की तरक्की का मामला है और पैसा या मुकदमों की वजह से 2 व्यापारी एटलीस्ट परेशान होते हैं और खास तौर से जिसका पैसा रिकवरी, जिसको रिकवरी करनी है वो परेशान होता ही होता है। जिसने करके बैठा है वो तो मौज काट रहा है, लेकिन उसको जेल हो जाती है तो उसके उसके व्यापार में भी प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे देश की ग्रोथ और जीडीपी पर फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और चेक बाउंसिंग, हुंडी या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, इनके मामलों को जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो उसको देश को बता दिया जाए ताकि लोग सावधान रहें और सही से वो अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। तो सेक्शन 148 वो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे। कंसल्टेंसी की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती, जब तक कोई बड़ा केस ना हो तब तक आप हमको अप्रोच मत करिए, वो जजमेंट प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। सेक्शन 148 में जब उसने कहा कि 20% आपको जमा करने पड़ा, अब इसमें एक पीछे लैकुना आया। उस लैकुने में एक नया वेरिएशन है। वेरिएशन ये है कि 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के 2024 में ही आए। विजय अग्रवाल वर्सेस मेसर्स मेडिलाइन 2024 का है और एक और जजमेंट है श्री गुरुदत्त शुगर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पृथ्वीराज सयाजी राव देशमुख एंड कंपनी। इन दोनों फैसलों में कहा गया था कि कंपनी का डायरेक्टर या साइनेटरी, मतलब जिसने साइन किया है, जिसको कानूनी भाषा में ड्रॉयर कहते हैं, चेक जारी करने वाला, नहीं माना जाता। डायरेक्टर जो है वो ड्रॉयर नहीं माना जाता। चूंकि कंपनी खुद में एक लीगल पर्सनालिटी होती है, कंपनी खुद में एक लीगल दायित्व होता है, इसलिए कंपनी के डायरेक्टर केवल डायरेक्टर होते हैं, कंपनी का खुद का दायित्व बनता है। ये एक सर्वविदित फॉर्मूला है कि अगर कोई एसोसिएशन कंपनी के रूप में सामने आई, पार्टनरशिप अलग है, कंपनी अगर सामने आई है तो कंपनी खुद में लीगल एंटिटी होती है एज पर कंपनी लॉ एक्ट, और चूंकि वो खुद में एक हैसियत होती है, इसलिए उसके जो कर्मचारी हैं, उसके जो शेयर होल्डर हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो कर्जदार हैं, वो सब कंपनी के ऊपर भार होते हैं। यानी कि कंपनी खुद में दायी होती है। तो जो डायरेक्टर है, जो सिग्नेटरी है, जिसने साइन किया है, जिसने चेक बनाया है, वो कैसे दायित्व हो जाएगा? इसलिए उससे 20% जमा करवाना ठीक नहीं। इसलिए उन पर धारा 148 का डिपॉजिट लागू नहीं होता। कंपनी ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है, इसलिए कंपनी की लायबिलिटी बनती है। अब कंपनी के पास फंड नहीं है तो भाई लायबिलिटी बनती है, लेकिन कंपनी ही पहले ही सब खेल खत्म हो चुका, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी के बाइंडिंग अप के लिए आरओसी को लिख दिया जाता है। कंपनी की बाइंडिंग अप हो गई, कंपनी इंसॉल्वेंट घोषित हो गई, तो इंसॉल्वेंट कंपनी का जितना जैसा रहता है वैसा मिलेगा। इसका एक बहुत पुराना जजमेंट सालोमन वर्सेस सालोमन का है, जिसमें यह सब तय किया गया था। आज भी वही जजमेंट चल रहा है। अब कोर्ट के सामने बात गई तो कोर्ट ने यह कहा कि भाई जहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो साइन करने वाली अथॉरिटी है, उसको तो मालूम है, वो कंपनी के बिहाफ पर बैठी हुई है, उसको मालूम है कि कंपनी के फंड की क्या स्थिति है, उसको मालूम है कि कंपनी का बाकी का हिसाब क्या है, उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए उसकी लायबिलिटी नहीं बनती कि उसको जेल हो गई। मजे की बात यह है कि 138 का मुकदमा लगा, उसका चेक बाउंस हो गया, जिसने साइन किया उसको जेल हो गई। जेल से वो अपील कर रहा है और अपील में वो ये कह रहा है कि साहब हमें गलत जेल भेज दिया गया, हमको छोड़ दीजिए। अपील जब सुनने जा रहा है कोर्ट, तो अपील में कोर्ट कहता है 20% जमा करवा लो, 20% जमा करिए।
जजमेंट ये कह रहे थे कि 20% जमा करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो ओनर ही नहीं है कंपनी का। वो तो साइनिंग अथॉरिटी था, वो डायरेक्टर था, वो साइनिंग अथॉरिटी था, वो कंपनी सेक्रेटरी था, वो जो भी था, लेकिन वो कंपनी का ओनर नहीं था। अब चूंकि वो कंपनी का ओनर नहीं था, इसलिए उसकी दायित्व नहीं बनता। कोर्ट ने अब उस पर चूंकि रिव्यू किया, रिव्यू करते समय कोर्ट ने कहा कि भाई उसका दायित्व तो क्यों नहीं बनता, उसको सब कुछ मालूम था। अच्छा, यह भी बात है कि पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है। एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एक चलन है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल का मतलब होता है जहां पर मन स्थिति खराब हो, यानी कि डायरेक्टर ने, साइनिंग अथॉरिटी ने फ्रॉड किया हो, उसने गलत किया हो, तो कंपनी तो गलत कर नहीं सकती। कंपनी गलत करने का, चूंकि कंपनी तो एक कॉर्पस बॉडी है, कंपनी जीवंत प्राणी तो है नहीं। कंपनी लीगल पर्सनालिटी जरूर है, लेकिन वो लिविंग पर्सनालिटी नहीं है। अब चूंकि वो लिविंग बीइंग नहीं है, इसलिए साइन तो लिविंग बीइंग ही करेगा। जिसने भी कंपनी के नाम पर फ्रॉड किया है, जिसने भी कंपनी के नाम से गलत किया है और जिसको मालूम था, फ्रॉड को क्या कहते हैं? फ्रॉड का मतलब हो गया उसको मालूम है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, उसको मालूम है कि इससे चीट हो जाएगा, उसको मालूम है कि अकाउंट में फंड नहीं है, उसको मालूम है कि ये चेक क्लियर नहीं हो पाएगा, उसको मालूम है कि इस पर स्टॉप पेमेंट जाना ही जाना है। जब किसी को यह बात मालूम है तो यह फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, यानी कि वो गलत करने की कैटेगरी में आता है, वो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। और जहां पर फ्रॉड होता है वो कंपनी नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हो गया कि उसकी कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट आवरण है उसका, वो हटाना पड़ेगा। और वी हैव टू फाइंड आउट द पार्टिकुलर पर्सन हु डिड सो। जिसने वो किया है, जो व्यक्ति साइनिंग अथॉरिटी था, जिसको मालूम था, वो कॉर्पोरेट विल हटाकर उसको पकड़ना पड़ता है। इसलिए कंपनी में जो साइनिंग अथॉरिटी है उसको हम धारा 138 के तहत जेल भेज देते हैं, 138 एनआई एक्ट में जेल भेज देते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब उसको जेल भेज सकते हैं किसी डायरेक्टर को, तो आप मुझे बताइए उसकी अपील सुनने के लिए डायरेक्टर या साइनिंग अथॉरिटी से 20% क्यों नहीं मांग सकते? कोर्ट ने आज इस विषय पर वो किया, और केस तो कोई सामान भरत मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये एक एसएलपी है 12327 2025। इसमें वही प्ली किया गया जो पहले दो जजमेंट आ चुके हैं, और इसमें कहा गया कि भाई हम जेल हमको हो गई, लेकिन हम डायरेक्टर हैं, हम साइनिंग अथॉरिटी हैं, हम कंपनी, हम ओनर तो है नहीं, ओनर खुद में कंपनी होती है, हम शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर होने के नाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम शामिल हैं, इसलिए कंपनी से डिपॉजिट किया जा सकता है। बीइंग ए सिंगल पर्सन, बीइंग ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य, बीइंग साइनिंग अथॉरिटी, अकाउंटेंट हूं या कोई भी, जो भी मेरा दायित्व है, उसके नाते हमसे 20% चेक अमाउंट का जमा करने का नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की बेंच ने इसको सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे ठीक नहीं लगता, तो उन्होंने कहा साहब जजमेंट है। तो जजमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन दोनों जजमेंट्स पर हमें डाउट है। अगर ऐसी छूट दी जाती है तो 143 कैपिटल ए, इसको भी साथ में पढ़ना चाहिए। यानी कि सेक्शन 148 जिसमें अपील में 20% डिपॉजिट की बात कही गई है, वो सेक्शन 143 कैपिटल ए के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जब 143 कैपिटल ए के साथ पढ़ते हैं तो 143 कैपिटल ए कहता है ट्रायल में अंतरिम कॉम्पनसेशन, अपील में डिपॉजिट 148 कहता है, तो वो कहता है कि फिर इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। 143 कैपिटल ए और 148 का मकसद खत्म हो जाएगा। और अगर मकसद ही खत्म हो गया, क्योंकि मकसद यह है कि जो साइनिंग अथॉरिटी है वो साइन करते समय बिल्कुल मन लगाकर करे, बिल्कुल क्लियर से करे, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ताकि पैसा फंसे नहीं, व्यापार में गलत ना हो। इसलिए इसमें अगर आप ये कहते हो कि भाई जो जेल गया है वो जेल जाने के बाद अपील करता है तो उसको 20% जमा करने की जरूरत नहीं, 20% तो कंपनी जमा करेंगे, इसकी अपील जो है अब सुनी जा सकती है। तो फिर वो कोर्ट कह रहा है कि अगर हम अपील सुन ही लेंगे तो डिपॉजिट का मतलब फिर क्या रहा? फिर हम पहले उसको बुलाएं, कंपनी को बुलाएं, और कंपनी तो हमें मिलेगी नहीं। कंपनी जो भी अभी चला रहा होगा वो अगर डिले करेगा तो ये जेल में बने रहेंगे तब तक।
तो फिर इन वो सॉरी तब तक ये छूट जाएंगे। अगर ये छूट गए तो फिर मकसद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए साइनिंग अथॉरिटी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, और चूंकि साइनिंग अथॉरिटी की संपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, उसको मन लगाकर, ध्यान लगाकर, और साइनिंग अथॉरिटी का मतलब बिल्कुल साफ है कि उसको सब कुछ मालूम है। इसलिए पुराने जजमेंटों पर मुझे डाउट है। इस पर चूंकि दो जजमेंट हैं, इसलिए इसको अब बड़ी बेंच के द्वारा सुना जाना चाहिए। तो दो जजेस की बेंच ने आज उसको भेज दिया चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस अब उसको उस पर 3 जजेस की बेंच बनाए या 5 जजेस की बेंच बनाए। अगर और जजमेंट होंगे 3 जजेस के तो 5 बनाएंगे, नहीं तो 3 जजेस की बेंच अब इस पर फुल बेंच बैठेगी। और अब वो ये तय करेगी कि ये दो जजमेंट हैं जिसमें ये कहा गया है कि साइनिंग अथॉरिटी से डिपॉजिट की जरूरत नहीं है अगर कंपनी का मामला है, तो फिर ये जजमेंट चैलेंज हुआ है। और अब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है ये तय कर दे कि जो साइनिंग अथॉरिटी है उसको वही अपील लेकर आया जो अपीलेंट है, उसके नाते कॉम्पनसेट करने की बात कही गई है 143 कैपिटल ए में और 148 एनआई एक्ट में। इसलिए वो 20% उन्हीं को डिपॉजिट करना है, चाहे थ्रू कंपनी हो। वो डिपॉजिट कर दें, फिर वो कंपनी पर क्लेम कर लें, अलग से मुकदमा सीपीसी का डालें और कंपनी पर क्लेम करें कि हमने ये डिपॉजिट कर दिया है तुम्हारे बिहाफ पर, अब हमें तुम्हें तो रिकवरी सूट फाइल कर दें कंपनी के खिलाफ, लेकिन फिलहाल जमा करें। हमें लगता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट अब डिटेल्ड रूलिंग देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।